हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। लेक्चर 2 जो कि हमारा लास्ट वीडियो हम सब ने पढ़ी बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे बेसिकली लेक्चर ये हमारा 2 होने वाला है। लेक्चर 2 ऑफ हमारा जो सीरीज चल रही है नीट वाली, है ना, नीट की जो सीरीज चल रही है हमारी उसी का पार्ट 2। तो इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कुछ चार्जेस की प्रॉपर्टीज जो कि लास्ट वीडियो में हमारी पेंडिंग थी, और कुछ आगे की जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट उसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा। एक बार उसको फिर से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि हमारे पास चार्जेस कैसे कहाँ से आया, क्या उसका सोर्स है, कैसे ग्लास रॉड, कैसे किस पे प्लस चार्ज किस पे माइनस चार्ज आया, उसकी पूरी टेबल हमने बात की। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया, किस टाइप का चार्ज होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और डाइपोल वगैरह क्या होता है। तो आज हम इस वीडियो में जो कि लेक्चर 2 होने वाला है इसमें हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे जो है हमारे पास थ्योरीज जो निकल के आती हैं वो यहाँ पे हमारे पास निकल के आती है। जैसे चार्जेस की अगर बात की जाए तो चार्जेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। उसमें सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी, यानी एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब क्या होता है? एडिटिविटी का मतलब होता है कि चार्जेस जो हैं हमारे पास एडिटिव नेचर के होते हैं, और वो चार्ज को जैसे लेट से +1 कूलाम चार्ज हमारे पास है और एक दूसरा +2 कूलाम चार्ज है हमारे पास। तो क्या ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, किस तरीके से ऐड होंगे, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम समझते हैं, एडिटिविटी के थ्रू। सेकंड वन जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो निकल के आती है क्वांटाइजेशन। ठीक है, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से चार्जेस को जो है ब्रेक कर सकते हैं हम बेसिक क्वांटा में, बेसिक यूनिट में, और क्वांटाइजेशन होता क्या है ये हम इसमें समझेंगे। ठीक है, सेकंड में हम इसको समझेंगे। थर्ड वन जो हमारे पास निकल के आता है वो निकल के आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन हमने पढ़ा हुआ है पहले भी, जिसमें हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, हमने आज तक जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है एनर्जी कंजर्वेशन। 11th में और 9th में भी हमने ये सब पढ़ा हुआ था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें हम बोलते थे एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी कि ये किसी एक फॉर्म से किसी दूसरी फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो सकती है। इसको हम ना तो बना सकते हैं ना ही इसको बिगाड़ सकते हैं, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। उसी तरह अगर चार्ज की बात की जाए चार्ज की, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में उसके साथ कैसा बिहेव होता है, किस तरीके से प्रॉपर्टी शो करता है, ये हम इसमें पढ़ते हैं कंजर्वेशन में। तो एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, आज हम इन पहले बेसिक चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए एडिटिव नेचर की, तो भाई एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, एडिटिविटी का जो मतलब होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum of all the individual charges located at different points inside the system। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट से कि आपका कोई भी एक सिस्टम है जो कि हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट पे जो है चार्जेस रखे हुए हैं, जैसे Q1 लेट से, Q2, Q3 और Q4, और ऐसे करते करते पता नहीं कितने चार्जेस लेट से Qn चार्ज यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इस केस में होगा क्या, जो इस सिस्टम का टोटल चार्ज लेट से Q हुआ, तो वो Q जो होगा वो होगा हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस इन सबका एल्जेब्रिक सम। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सबका सम जो है हमारे पास हमको मिल जाएगा। तो Q1 प्लस Q3 से लेके हमारे पास सारे Qn तक टोटल चार्ज कंजर्व हो जाएगा। अब इसको समझना कैसे है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस तरीके से हम करेंगे। लेट से एक सिस्टम में हमारे पास 2 कूलाम या 2 माइक्रो कूलाम का चार्ज है, उसी सिस्टम में हमारे पास -5 माइक्रो कूलाम का भी चार्ज है, उसी सिस्टम में हमारे पास 7 माइक्रो कूलाम का भी चार्ज है, और उसी सिस्टम में हमारे पास -10 माइक्रो कूलाम का भी चार्ज है। तो जब ये चारों को चारों हम एक ही सिस्टम में रख रहे हैं, तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम जो Q होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस में यहाँ पे -5 +7 और प्लस में -10। तो 2 और 7 हो जाएगा मिलके कितना 9, और -5 और ये हो जाएगा हमारे पास -15। ठीक है, दोनों ये वाले ऐड हो जाएंगे, 7 और 2 9। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9, और मिलके हमारे पास जो बनेगा 6 टोटल चार्ज माइनस में हमारे पास आ जाएगा,
जो कि होगा माइक्रो कूलाम में। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज हमारे सिस्टम का जो है निकल के आता है। तो अब जो है हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पे हमें चार्जेस का सम वगैरह करना होगा, तो ये उसमें हमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें, हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होने वाला है क्वांटाइजेशन के बारे में। क्वांटाइजेशन की अगर हम बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली द टोटल चार्ज, यानी कि जो सिस्टम का हमने चार्ज जो डिस्कस किया अभी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। देखिए, जो भी आपने चार्ज की बात की, अगर आप कैसे फाइंड करोगे चार्जेस को? अब चार्ज होता क्या है तो आपको पता है, चार्ज कहाँ से आया ये भी आपने पहचान लिया, चार्ज ऐड हो जाता है ये भी आपको पता है, लेकिन चार्ज क्वांटाइज होता है ये हमारे लिए पहले नई चीज है। देखिए, इसका मतलब ये है, चार्ज की जो वैल्यू होती है ना वो कुछ भी रैंडम नहीं हो सकती। चार्ज की क्यू की जो वैल्यू है ना वो कुछ भी रैंडम अल्टीमेट ऐसे नहीं हो सकती है। चार्ज की एक वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, उसी ऑर्डर में होती है। मतलब चार्ज जो है एक तरीके से हमारे पास एक मिनिमम अमाउंट का मल्टीपल होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी बॉडी पे लेट से 3.2 और 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं? क्या ये चार्ज जो है पॉसिबल चार्ज है कि नहीं, या पॉसिबल नहीं है? कैसे पता लगेगा कि चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है? तो इसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट हम चीज समझेंगे अभी। जैसे कि ये पाया गया था एक्सपेरिमेंटली शुरू में कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चाहे वो बहुत लार्ज हो या वो कितना भी स्मॉल हो, ठीक है, कितना भी लार्ज हो या कितना भी स्मॉल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चार्ज हमेशा एक मल्टीपल में होगा किसी भी, जैसे कि लेट से किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई, तो कहीं पे आपको 2e भी मिल सकता है, कहीं पे 7e भी मिल सकता है, कहीं पे 9e भी मिल सकता है। मतलब ये रहेगा हमेशा एक फिक्स ई क्वांटिटी के मल्टीपल में। इसका मतलब हुआ कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज का जो है मल्टीपल होता है। तो यहीं से निकल के आया कि जो बेसिक कॉज है चार्ज का, रब करने पे एन इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हुए थे किसी भी बॉडी में, वहीं से निकल के आया इंटीग्रल मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या हुआ फिर? अब इस पूरे का मतलब क्या हुआ ये सुन लेते हैं। देखिए, जब कभी चार्ज क्वांटाइज हुआ या फिर कुछ भी जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में अभी, यहां पर जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो निकल के आता है बेसिक क्वांटाइजेशन का। क्यू जो किसी भी सिस्टम का जो भी चार्ज होगा वो एन टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, जैसे कि 7e 9e। तो ये आप अगर प्लस और माइनस यहाँ पे ऐड कर दोगे, इसका मतलब हुआ प्लस ई स्टैंड फॉर प्रोटॉन, माइनस ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन। अब ये एन की क्या कहानी है भाई? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है, जो कि 1 2 3 कुछ भी जो है हमारा हो सकता है यहाँ पर। क्या एन जीरो हो सकता है? क्या जीरो भी हो सकता है? एन बिल्कुल हो सकता है जीरो, क्योंकि वहां पे चार्ज कितना बन जाएगा? जीरो। जीरो भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम से हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आया था, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, अगर कोई भी चार्ज होगा वो हमेशा इसके मल्टीपल में होगा। या तो वो जीरो हो सकता है, या वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 भी हो सकता है। वो 16 थ्रीजा अगर हम करेंगे तो 4.8 के ये भी आ सकता है मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये 6.4 10⁻⁻19 भी हो सकता है। तो ये हमेशा मल्टीप्लाई में होगा कि इसके 1.6 के। तो 1.6 यानी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का हमारे पास न्यूमरल वैल्यू है उसके मल्टीपल में ये हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन। बेसिक कॉज भी यही है भाई, रब अगर आप कर रहे हो तो उससे चार्ज ट्रांसफर होता है इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में। ये सब एक्सपेरिमेंटली फेराडे ने सबसे पहले डिस्कस किया था, उसी ने सजेस्ट किया था कि क्वांटाइजेशन इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है होता है। उसके बाद भाई मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। कब हुआ था भाई? वो 1912 में जो है एक्सपेरिमेंट किया था मिलिकन ने, और इलेक्ट्रिक चार्जर को फर्दर एस्टेब्लिश किया था कि ये क्वांटाइज्ड होता है, ये हमेशा इस वैल्यू के आसपास मिल रहा था हमें मल्टीपल में। तो उसी ने यहाँ पे Q इक्वल टू एन का जो है कॉन्सेप्ट हमें दिया। ठीक है, ये तो बात हुई क्वांटाइजेशन की। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए, कंजर्वेशन का मतलब हमेशा यही होता है कि किसी चीज को बचा के रखना, कंजर्व रखना, चेंज ना होने देना, या फिर किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज हमेशा उतना ही रखना जितना कि हमेशा से था। तो क्वांटाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट निकल के आता है वो निकल के जो आता है वो आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, कैसे ये काम करता है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, क्या मैग्नेटिक चार्ज होता है, ये सब हम सबको पहले से तो नहीं पता था। ये सब भी तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुआ। तो वैसे ही कंजर्वेशन को भी वेरीफाई किया गया। कैसे? किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम को, लेट से कि कोई एक बॉल रही होगी, मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है,
प्लस माइनस चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है और मैं इसके पास एक गिलास की रॉड लेके जाता हूँ जिसपे होता है पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही इसके आसपास लेके जाओगे इसका सारा का सारा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इस कॉर्नर में आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। बट जब तक मैं इसको कनेक्ट ना करूं अर्थ से, ये चार्ज कभी भी अर्थ में नहीं जाएगा, ये इसको सिस्टम को बनाए रखेगा। और इसको अगर मैं रॉड को लेट से यहाँ से हटा के भी ले जाऊं तो ये उसी में उतना चार्ज बना रहेगा। अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो इसका माइनस चार्ज आ जाएगा और प्लस चला जाएगा अर्थिंग में। इस तरीके से जो हमारी बॉडी है ये सिर्फ नेगेटिव चार्ज के साथ चार्ज हो जाएगी। तो इस तरीके से चार्ज किया जा सकता है, इंडक्शन मेथड बोलते हैं इसको, इस मेथड से। तो इसमें जो है चार्ज जो है अब ये कंजर्व नहीं रह जाता है, यहाँ से चार्ज को निकाला जा सकता है अगर हम आइसोलेट ना करें। बट हम बात कर रहे हैं कैसे सिस्टम की, एक हम बात कर रहे हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। तो भाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट which can neither be created nor be destroyed, it can only be transferred from one body to other। भाई देखिए, अगर आप लोग पहली बार वीडियो पे विजिट कर रहे हैं तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, लाइक शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और जिन लोगों ने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है, ये नीट वाली रिकॉर्ड जो हम कर रहे हैं, जो ये नीट वाली सीरीज चल रही है, अगर अब तक इसको जो है बच्चों तक नहीं पहुंचा तो प्लीज इसको सभी बच्चों में शेयर कर देना, जिससे एवरी स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 प्लस जो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है और जो आईआईटी के लिए भी बेसिक प्रिपरेशन के वीडियोस को ढूंढ रहा है इधर उधर, उसको ये वीडियो जो है पहुंच जाए। इससे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इससे हमारे चैनल को काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएंगे। तो इन फ्यूचर अगर आपको और भी अच्छी वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, जिसके लिए आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बात करते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। भाई किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज अगर कंजर्व रहे तो कहने क्या, सिस्टम में पूरा का पूरा चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, ये केवल और केवल ट्रांसफर हो सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। जैसे कि लेट से कि आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी केमिस्ट्री में भी, NaCl। अगर मान लीजिए NaCl को मैं फर्दर ब्रेक करूं तो वो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि Na से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की जो है कमी होती है। Na के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 11 होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से एक अगर मैं Cl को दे दूं जिसके पास 17 होते हैं, इसको इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इसे देने पे क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे कोई भी क्रिएट नहीं हुआ, कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, यहाँ पर चार्ज कंजर्व रहा बिफोर एंड आफ्टर आयनाइजेशन। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब यही होता है कि इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, केवल इक्वल और अपोजिट पेयर में जो कि कभी इंसोलेशन में हो, है ना, वो कभी मतलब आइसोलेट नहीं हो, इसको क्रिएट किया जा सकता है। टोटल चार्ज लेकिन हमेशा जीरो रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द कोई भी इक्वेशन है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी डीके हो रहा है, उस केस में। डीके में जैसे कि अल्फा बीटा जो है हमारे पास, अगर यहाँ से पार्टिकल्स क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा डीके अगर हो रहा हो तो भी उसमें यही केस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की, तो हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कुछ कॉमन कुछ डिफरेंसेस है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज में और मास में। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज और मास अपने आप में अलग कहानी है। अगर हम इन्हें कंपेयर करें तो कैसे कैसे समझेंगे, देखिए सबसे पहले अगर बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब क्या है, देखो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होती है और ये हमेशा क्वांटाइज होता है। ये हमेशा Q इक्वल टू या तो 1e होगा, 2e होगा, 3e होगा, या फिर 0 भी हो सकता है, या फिर 7e भी हो सकता है, 9e भी हो सकता है, ये क्वांटाइज होगा। बट मास कभी भी क्वांटाइज नहीं होता है, ये पॉइंट्स में भी हो सकता है, ये किसी भी वैल्यू को होल्ड कर सकता है। साथ ही साथ किसी भी सिस्टम का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कंजर्व रहता है। बट मास में क्या है कि मास कंजर्व नहीं रहता है, मास की कुछ ना कुछ वैल्यू जो है एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है, होती रहती है, ठीक है। मास जो है चेंज होता रहता है, ये फिक्स नहीं होता है। इसको जो है हम बार बार चेंज भी कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को वापस से मास में भी चेंज कर सकते हैं। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट वन की इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड, ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, बट मास जो है स्पीड पे डिपेंड जो है करता है। अब मास स्पीड पे डिपेंड करता है तो कैसे करता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप किसी गाड़ी में हैं, तो कि आप अगर आप गाड़ी की स्पीड को तेज करेंगे तो आपका मास, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये बोल रहा है कि मास जो है चेंज होगा। बट मास कैसे चेंज होगा, इसको किस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए इसकी अगर हम बात करें तो मास को जब चेंज करेंगे तो मास को चेंज करने के लिए ना एक फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू एम नॉट, जो कि हमारा इनिशियली रेस्ट मास रहा होगा, अपॉन रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर। वी यहाँ पे आपकी स्पीड होगी और सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वी क्या होती है, स्पीड ऑफ बॉडी, और जो हमारे पास एम है यहाँ पे एम नॉट रेस्ट मास, और सी स्पीड ऑफ लाइट।
तो लेट्स से कि अगर आपकी v लेस देन c हो, v तो लेस देन c ओबियस होगी, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से जाओगे तो ही ये m जो है मास आपका m नॉट के बराबर होगा। देखो c, और अगर आप यहाँ पे v की जगह c रख दोगे तो c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट वन आएगा, यहाँ 1 - 1 होगा, सॉरी, और इनफाइनाइट आ जाएगा हमारा आंसर 1 - 1। पहले बात कर लेते हैं v जब छोटा होगा c से, v स्मॉल होगा अगर c से, तो ये वैल्यू थोड़ी हमारी छोटी आएगी 1 से, तो 1 से वैल्यू नीचे छोटी आएगी तो कुछ वैल्यू तो कम होगी यहाँ से, तो मास हमारा जो है तभी भी जो है बढ़ेगा। अगर आपका जो मास बढ़ेगा तो भाई देखो m रेस्ट मास तो फिक्स होता है, बट जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, v बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि बढ़ती जाएगी, इसका मतलब ये 1 है ना, 1 के थोड़ी क्लोज टू जाने की कोशिश करेगी, मतलब ये वैल्यू थोड़ी और ज्यादा नीचे वाली जो है क्या हो जाएगा, कम होती जाएगी। अब कम होती जाएगी उस केस में क्या होगा, m नॉट अपॉन समथिंग, जो वैल्यू कम हो रही है, अगर वो और कम होती जाएगी तो क्या होगा, ये इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आपका जो m की वैल्यू है टोटल ओवरऑल जो है इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब हमारा रेस्ट मास जो है वो उतना ही रहता है, लेकिन अगर आप स्पीड कम या ज्यादा करते हो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारी वैल्यू जो है चेंज हो जाती है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें समझने की, लेट से अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहे हो, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से अगर आप मूव कर रहे हो, लेट से आपकी स्पीड c हो गई, c हो गई इन केस में, तो यहाँ पे अगर आप v स्क्वायर में c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर करोगे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू m नॉट अपॉन 0, ठीक है, m नॉट अपॉन 0, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका मास इनफाइनाइट हो जाता है जब आपकी स्पीड जो है c हो जाती है इस केस में, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मास द चार्ज ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट डज नॉट चेंज एज स्पीड ऑफ बॉडी चेंज। अगर आप मास के कॉन्टेस्ट में करो, m हमारा ग्रेटर देन 0 आता है शुरू में, अगर आप स्पीड तेज करोगे, ठीक है, m जो है m नॉट से बड़ा आता है। इस तरीके से मास जो है चेंज होता रहता है स्पीड के साथ। नेक्स्ट वन की चार्ज ऑन ए बॉडी ऑलवेज हैव सम मास। चार्ज बॉडी का हमेशा हमेशा क्या होगा, कुछ ना कुछ मास बढ़ेगा, ऐड होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐड हो सकते हैं। एंड ए बॉडी विद मास मे नॉट हैव एनी चार्ज। क्या पता कोई ऐसी बॉडी भी हो सकती है जिसके अंदर मास तो हो बट कुछ चार्ज ना हो, ये हो सकता है। बट अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो उसका मास ऑटोमेटिक थोड़ा सा क्या होगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज और मास के बीच में कॉमन। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है हमारे लिए कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। भाई कुलाम्स लॉ होता क्या है, सुन लेते हैं थोड़ा सा। देखिए कुलाम्स लॉ की अगर हम बात करें तो एक फ्रेंच फिजिसिस्ट था चार्ल्स अगस्टन कुलाम, ठीक है। ये आसपास अगर हम बात करें ये लगभग लगभग 1785 की बात है। उसके आसपास जो है फ्रेंच जो फिजिसिस्ट थे हमारे कुलाम, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए स्मॉल चार्ज बॉडी। जैसे आपने ग्रेविटेशन भी पढ़ा है कि दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशन पुल होता है न्यूटन्स के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वहां हम पढ़ते हैं m1 और m2, तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इस तरीके से हम वहां पे करते आ रहे थे 9th क्लास से। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी जो है, ये उसी का छोटा भाई समझ लीजिए आप। तो ये वैसा ही कुछ जो है हम करने वाले थे कि कुलाम में क्या हुआ, कुलाम्स लॉ ने क्या बोला। देखिए कुलाम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने फॉर्मुलेट किया अपने उस ऑब्जर्वेशन को जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था, जिसमें उन्होंने ये स्टेट किया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। लेट्स से कि Q1 और Q2 एक दूसरे से Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर रखे हुए हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि Q1 और Q2 जो है एक दूसरे से r डिस्टेंस दूर पे जो है रखे हुए हैं। इस केस में होगा क्या, लेट्स से कि एक दूसरे की तरफ या तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, दोनों अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट होंगे, अगर ये प्लस और ये माइनस होगा तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है F, ये दोनों की तरफ बराबर होगा, क्योंकि दो बॉडीज इक्वल फोर्स करते हैं एक दूसरे की तरफ। अगर यही हमारे पास दोनों नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेंगे दूर की तरफ, या दोनों ही पॉजिटिव हो जाए तो भी। तो इस केस में हमारे पास रिपल्शन होगा दोनों बाहर की तरफ। अब फोर्स अगर रिपल्सिव हो या फिर फोर्स अगर अट्रैक्टिव हो, दोनों केस में फोर्स जो होगा हमारे पास दोनों चार्जेस जो होंगे उनके मैग्नीट्यूड के, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मैग्नीट्यूड के, आप नॉर्मल भी लिख सकते हो, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के जो है प्रोपोर्शनल होगा। जितना इन दोनों का प्रोडक्ट बढ़ेगा उतना ही फोर्स की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज जाएगी। फोर्स जो है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली। तो भाई जैसे जैसे आप इन दोनों को दूर लेते जाओगे फोर्स का इफेक्ट जो है कम होता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे फोर्स का इम्पैक्ट जो है कम होता रहेगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और इसी से अगर आप इन्फिनिटी, ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो आपको F इक्वल टू मिलेगा K Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू हमें मिल जाएगी एक फॉर्मूले की फॉर्म में मिल जाएगी फोर्स की। इसी को बोलते हैं हम कुलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर के जो है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। के जो है हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। इस तरीके से के की वैल्यू को निकालने के लिए आप निकालोगे तो के की जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ये हमारी वैल्यू होती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये काम की है, यहाँ से यूनिट आ जाती है। कई बार ये वैल्यू याद रखनी है, इसकी वैल्यू का यूज न्यूमेरिकल में भी होगा। ये हमारे पास पढ़ने के लिए। इसके अलावा हम जो बात करते हैं, हम आगे चल के और भी चीजों की बात करते हैं जिसमें कि हमारा एप्सिलॉन। अब ये एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है इसको भी याद रखना है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, ये हमारी वैल्यू होती है कूलम्ब स्क्वायर n-1 m-2। ये हमारे पास वैल्यू होती है 8.85 वाली एप्सिलॉन नॉट की। ये हमारे पास इसे बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं हम, परमिटिविटी। ठीक है भाई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि नॉट लग रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी में PERMITTIVITY, परमिटिविटी ऑफ किसकी, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। ठीक है, इस तरीके से जो है हम वैल्यू को याद भी रख सकते हैं, और इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे आगे चल के तो उसमें ही हमें हेल्प भी करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले देखिए ध्यान से, पहले एक बेसिक चीज और समझ लेते हैं। जो हमारे पास जो कूलम्ब्स लॉ है उसकी एक वेक्टर फॉर्म भी होती है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में क्या करना होता है, देखिए समझ लेते हैं एक बार। वेक्टर फॉर्म जो होती है कूलम्ब्स लॉ की, उसमें हमें ये करना होता है कि आप लेट से कि दो चार्जेस को एक दूसरे के पास लेके आए। अब लेट से यहाँ तक डिस्टेंस जो है आपकी r है, इस पे जो फोर्स लग रहा है मान लीजिए इधर की तरफ एक Q1 है और दूसरा Q2 है। ठीक है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। दोनों पे फोर्स जो है अपोजिट लग रहे हैं, दोनों ही हमारे लेट से प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, दोनों के ऊपर कैसा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स। लेट से दोनों के बीच की डिस्टेंस r जो है हमारे पास, तो जो पहला वाला है उस पर जो फोर्स लग रहा है और दूसरा वाला जो है उस पर जो पहले की वजह से फोर्स लग रहा है, दोनों हमारे पास जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें आर वेक्टर निकालने के लिए, तो भाई हमारे पास जो आर कैप की डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी हमारे पास ये, और जो दूसरे वाले की हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी 2-1 की। आर जो हमारे पास होगा R21। ठीक है, R21 इसकी जो डायरेक्शन होगी कैप की वो इस साइड हो जाएगी। लेट से कि हमें इनको कंपेयर करना है, दोनों को अलग अलग लिखना है। तो अगर आप मान लीजिए F21 की बात कर रहे हो, वेक्टर फॉर्म में फोर्स कितना होगा कूलम्ब लॉ में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो वैल्यू मैग्नीट्यूड हो गई हमारे पास। अब हमें एक वेक्टर के लिए क्या करना पड़ता है, यूनिट वेक्टर, जो कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर कैप। अब आर कैप कौन सा लोगे, अगर आपने F21 लिया है तो आपको 21 के लिए कौन सी डायरेक्शन चाहिए, राइट साइड वाली, और राइट में कौन है ये, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1-2। और अगर लेट से आप बात कर रहे हो फोर्स 1-2 जो फर्स्ट वाले पे है सेकंड की वजह से, उसके लिए अगर आप कर रहे हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और आर हमारे पास हो जाएगा क्या, 2-1 कैप में। ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा कूलम्ब्स लॉ। तो ये हमारे दोनों फोर्स क्योंकि अपोजिट और इक्वल होंगे तो F12 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -F21, और दोनों ही रहेंगे वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे पास इक्वल और अपोजिट फोर्सेस। तो इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ को आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में भी, और हमारे पास दोनों आर जो हमारे कैप है वो भी। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे पास रेस्ट पे होना चाहिए कूलम्ब्स लॉ के लिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो और लास्ट हमारे पास पॉइंट है समझने का वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। इसको आप एप्सिलॉन नॉट की जगह बस नीचे यहाँ पे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एप्सिलॉन लिखा जाता है वैसे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर लिखा जाता है। ठीक है, तीनों अलग अलग है, एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये क्या है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम केवल इसी की बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे। भाई जब स्टार्टिंग की बात करें तो वैक्यूम में अगर हम बात करें तो आपका जो फोर्स वैक्यूम में होता है वो हमारे पास होता है K Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे के की वैल्यू की, तो वो होती है 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम बात करें फोर्स हमारे पास मीडियम में, किसी भी मीडियम की, तो हमारे पास परमिटिविटी लेनी पड़ेगी 4 पाई एप्साइलन और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड, ठीक है। ये हमारा एप्साइलन, ऐसे बना लो ऐसे बना लो, एक ही बात। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो हम लिखेंगे एफ वैक्यूम डिवाइड बाय एफ मीडियम। दोनों को डिवाइड करने पे हमारे पास 1/4 पाई वाली टर्म कट जाएगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो हमें मिलेगा एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट, ठीक है। एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो भाई ये जो हमारे पास रिलेशन आया इस आपके सामने, जो रिलेशन है हमारे पास रेशियो ऑफ किसका, एप्साइलन और एप्साइलन नॉट का, इसे ही क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दोनों हमारे पास एक ही चीज है, और डाइलेक्ट्रिक, ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी और ये डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आप कभी आपको वैल्यू निकालनी हो एफ किसी भी मीडियम में, तो एफ किसी भी मीडियम की क्या होगी, देखो यहाँ से अगर हम बात करें रिलेटिव परमिटिविटी की, तो हमारे पास ये जो मिल जाएगी, सॉरी एप्साइलन की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी मेरी एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर। तो अगर हम मीडियम में निकालें तो 1/4 पाई एप्साइलन की जगह हमको क्या रखना पड़ेगा, एप्साइलन नॉट इंटू एप्साइलन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला काम का है, इसी की हेल्प से हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे। अगर हम बात करें परमिटिविटी की जो हमारे पास है, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वैक्यूम में, वो 1 होती है, ठीक है। अगर आप उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, तो या फिर आप जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी बोल रहे थे, अगर आप उसकी बात करें, तो वो हमारी वैक्यूम में 1 होती है, एयर में 1.00054 के आसपास होती है, और वाटर की अगर हम बात करें, तो वाटर में जो होती है वो 80 होती है। ये तीनों वैल्यूज हमें याद रखनी है, लगभग लगभग यही होती है। तो अगर एग्जाम में अगर मान लीजिए यहाँ से आता है, तो आप इतना याद रखेंगे, और इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट जो है हम थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में भी जो है डिस्कस करेंगे। तो भाई आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना नीचे अगर पसंद आया कोई पार्ट इसका, और जो भी आपको न्यूमेरिकल की जरूरत है आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स में इसको, एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। आप सभी अगर सब्सक्राइब करवा देंगे तो बहुत अच्छा होगा, प्लस इससे हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिलेगा, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो भी हम उतने ही जोश के साथ बना सकें जितने जोश के साथ हम अब तक वीडियो में लगे हुए हैं। तो भाई ये सब आप लोगों के लिए फ्री होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कॉस्ट नहीं लग रही है आपको। जो भी आपको मिल रहा है यहाँ पे नीट और 12th बैच के लिए, केवल ऑनलाइन बैच के लिए इतना जो है हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। आप लोगों के लिए शुभ हो आगे का जो भी आप पढ़ाई का, स्टडी का टाइम दे रहे हैं यहाँ पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।